जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें आलिया शाह के साथ अमित बजीन जी ने बहुत जबरदस्त विश्लेषण किया। क्योंकि कहीं ना कहीं यूक्रेन के मामले में इंडिया और पाकिस्तान की जो नीति है वो सेम सी दिखाई दे रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं भारत का तो एक कारण बनता है कि भारत ने हमेशा से रशिया के साथ कंधे से कंधा मिला के चले हैं, जबकि पाकिस्तान अभी नई नई चाटुकारिता में डूबा हुआ है, क्योंकि उनको चाहिए सिर्फ और सिर्फ पैसे। तो अमित बसीन जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण करते हुए बताया कि इनका परिप्रेक्ष्य बहुत अलग है दोनों का। क्योंकि भारत हमेशा से अलाई रहा है रशिया का, और पाकिस्तान अब अपने फायदे के लिए घूम रहा है। क्योंकि पीछे माहौल में जब से यूक्रेन ने कश्मीर मसले पे भी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का साथ दिया था, जबकि भारत के विरुद्ध वोटिंग की थी कौन से भी प्लेटफॉर्म पे हो। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों दिलचस्प बातें भी कुछ नजर आई। मसलन हमने देखा कि जो यूक्रेन के एम्बेसडर इंडिया में, उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल इस तरीके से उनका कत्लेआम है यूक्रेनियंस का, कि जिस तरीके से मुगल्स ने राजपूत का किया था। मतलब इस तरह की बातें भी सामने आने लग पड़ी। फिर अब और बहुत सारे इश्यूज, लेकिन हम क्या स्टार्ट इससे करें कि पाकिस्तान और इंडिया इस वक्त हमें पहली मर्तबा एक ही उस पर नजर आ रहे हैं। लेकिन इंडिया के तो रशिया से बहुत ही पुराने ताल्लुकात, हमारे तो अभी बनने शुरू हुए। तो आप पाकिस्तान के लिए ये जो हमारा स्टैंड है एब्सटेन रहने का, इसको किस तरीके से देख रहे हैं, और साथ ही ये भी कि आप इस जंग को किस तरफ जाता हुआ देख। थैंक यू जी। अगर आप ये शुरू करें इससे कि पाकिस्तान और इंडिया आपको एक ही स्टेज पे नज़र आ रहे हैं, तो ये आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं इजाफा कर दूं कि माजी में कई दफ़ा इंटरनेशनल फोरम्स पे पाकिस्तान और इंडिया एक पेज पे आए हैं, और इसकी मैं आपको 20 से ज़्यादा मिसालें दे सकता हूँ। और यहाँ तक के बात यहाँ तक गई है कि पाकिस्तान ने बहुत दफ़ा इंडिया की रेजोल्यूशंस को वोट किया है पॉजिटिवली, या इवन जो इंडिया के अपने इलेक्शन है मुख्तलिफ फोरम्स पे, ख्वाह वो ह्यूमन राइट्स कमीशन हो या दूसरे सिक्योरिटी काउंसिल हो, विद द एक्सेप्शन ऑफ परमानेंट जो मेंबरशिप का था, तो बहुत सारी चीज़ों पे पाकिस्तान या एब्सेंट रहा है या फिर उसने उसके फेवर में वोट दिया है। अगर आप यूनाइटेड नेशन की प्रोसीडिंग्स जाके देखें, पाकिस्तान और इंडिया बहुत सारे मामलात पे एक पेज पे आए विद द एक्सेप्शन ऑफ कश्मीर इशू। और कश्मीर इशू भी मैं आपको बता दूं कि 17 रेजोल्यूशंस हैं जो डीपली डिस्कस हुई हैं। उसमें से बेशुमार रेजोल्यूशंस पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे एक पेज पे आए हैं। मसलन सबसे पहले जो एक रेजोल्यूशन जो है ना, सर जफरुल्लाह खान ने पेश की थी। सर पे मैं ज़्यादा जोर देता हूँ क्योंकि सर जो है ना, ये अंग्रेज़ों का दिया हुआ खिताब है, ये आप नोट कीजिएगा। तो उन्होंने जो करारदाद पेश की थी उसमें उन्होंने जो है ये कहा था कि ये जो कश्मीर इशू है, ये पहले जम्मू एंड कश्मीर का इशू था यूनाइटेड नेशन में। ये आपको याद होगा कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एप्लीकेशन दी तो उसमें लिखा हुआ था कि इशू ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसमें यह नहीं लिखा हुआ था कि इंडिया और पाकिस्तान का इशू है। ये बाद में सर जफरुल्लाह खान ने ये करारदाद पेश की कि आप इसको इंडिया और पाकिस्तान, ये जो है जम्मू एंड कश्मीर का इशू हटा के तो इसमें लिखेंगे डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यानी जिसका मतलब ये है कि कश्मीरियों की आज़ादी के सवाल को हटा के तो इसको एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट बना दें बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और यूनाइटेड नेशन इस तरीके से इंटरवेंशन करे। जिसके जवाब में इंडिया ने इस करारदाद को पॉजिटिव की वोट दिया। यानी ये दोनों एक पेज पे हो गए थे इस बात पे, जो कि बहुत ही क्रूशल था, जिसने पूरी लैंडस्केप भी बदल के रख दी कश्मीर इशू की। आज अगर आप देखें जो कुछ ये कर रहा है सर, ये जो आप सब, क्योंकि आपने कश्मीर की बात कर ली तो इसमें मैं ऐड भी करती चलूं कि जो हमारे मंदूब हैं, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन में, मुनीर अकरम साहब, उन्होंने भी जो बात की है कि मसलन उन्होंने ये कहा कि हमारे पास जब उनसे ये सवाल किया गया कि ये जो आपने एब्सटेन किया इस सिलसिले में आपका, तो उन्होंने वही बात की कि एक पोजीशन जो है वो हमने इसलिए ली कि यही ऑप्शन जाहिर है कि डिप्लोमेसी जो है, डायलॉग इसके, लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो पिछले कुछ बातें कही गई एग्रीमेंट्स, उसके ऊपर दोनों कंट्रीज, लेकिन उन्होंने भी कश्मीर का जिक्र किया। क्यों किया? इसी तरह मैं इसीलिए मैं इसको कॉन्टेक्स्ट में डाल रहा था ताकि लोग बात को समझें
इसके पीछे एक डीप किस्म की जो है रीजन है कि अब ये एक पेज पे आने का मतलब ये है कि जब आप एक प्रिंसिपल को एक्सेप्ट कर लें, अब यहाँ पे प्रिंसिपल क्या एक्सेप्ट किया पाकिस्तान ने, गो के अभी इस पे मैं काफी हद तक क्लियर नहीं हूं कि ये इनफैक्ट उन्होंने अंदर से एक्सेप्ट किया या ये जस्ट एक तरह के हालात का तकाजा है। क्योंकि आपको याद है कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने अपना एक नया सिक्योरिटी पैराडाइम लाया था सामने, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम हिंदुस्तान से 100 साल तक जंग नहीं करेंगे डिस्पाइट द कश्मीर इशू, यानी कश्मीर इशू को एक तरफ फेंक देंगे और हिंदुस्तान से जंग नहीं करेंगे ऐसे। तो बाद में उनके सारे बयानात हरकत और सकनात जो है ना, ये बाय द वे शायरी का लफ्ज है, लेकिन अगर ये इस उसूल को अपना रहे हैं तो ये उसूल क्या है, नॉन अलाइनमेंट का उसूल है। और नॉन अलाइनमेंट का उसूल बेसिकली इंडियन उसूल है। इंडिया जो है वो उसकी लीडिंग क्रेडिट जो है वो कोई नहीं ले सकता। इस दुनिया में पहला तस्वर जिसको बाकायदा पेश किया गया और लॉन्च किया गया इंटरनेशनली, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जिसमें उस वक्त के बड़े बड़े लीडर जो थे, जो उस वक्त बड़ी चोटी के अफ्रीका से और एशिया से, वो भी उनके साथ थे, लेकिन उसमें लीडिंग फोर्स जो है वो इंडिया था। अब ये इंडिया का तख्लीक करदा, जिसको कहते हैं ना एक बच्चा पाला हुआ, नॉन अलाइनमेंट का है। रूस के साथ और अमेरिका के साथ जितनी डिप्लोमेसी उनकी हुई सोवियत यूनियन के दौर में, वो हुई इसी नॉन अलाइनमेंट पे थी। और अमेरिका तो बहुत ज्यादा इसके बारे में मशकूक था और मानता नहीं था इस पॉलिसी को, लेकिन सोवियत यूनियन में एक वक्त में जाके इसको मान लिया। जहां पे ब्लॉक थे, सर्द जंग थी, किसी को आज की ये यूक्रेन की तरह इजाजत नहीं थी कि आप उधर जाएं या उधर जाएं। सीधा सीधा ये था कि दोनों में से एक के साथ हूं। लेकिन इस पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्टैंड किया कि नहीं जी, हमारी पॉलिसी का अर्जन अबजार होगी। और वो बहुत स्टैंड करने के बाद सोवियत यूनियन ने जाके उसको एक्सेप्ट किया। उसकी वजह ये थी कि जो उस वक्त अफ्रो एशियन एक तंजीम बनी थी, जो बहुत बड़ा एक ब्लॉक बन गया था, वो नॉन अलाइन मूवमेंट के साथ जुड़ गया था। तो इस तरह समझ लें कि आधी से ज्यादा दुनिया पॉपुलेशन और रकबे के लिहाज से नॉन अलाइन मूवमेंट के पीछे चली गई थी। तो सोवियत यूनियन ने कहा कि दिस ए गुड टूल टू प्रोमोट द पीस इन द वर्ल्ड, तो उन्होंने उसके साथ वो करना शुरू कर दिया। इसको अब यूं कह लें कि इस पे इंडिया की अजरादारी है। पाकिस्तान इज ए न्यू गाय ऑन दिस रोड। पाकिस्तान तो नॉन अलाइन के साथ कभी कोई ताल्लुक ही नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने फ्रॉम डे वन राइट 1949 से लेके तो जो अमरीकी ब्लॉक थे, सीटो, सैनिटो, बगदाद पैक्ट, मिलिट्री अलायंस, उनके साथ जुड़ गया था। पाकिस्तान हैज नेवर सीन इवन झलक कि नॉन अलाइन मूवमेंट होती क्या है, चूंकि ये पाकिस्तान की सारी पॉलिटिक्स फ्रॉम डे वन एंटाई इंडिया और इंडिया स्पेसिफिक है। तो उन्होंने कभी गौर से वो डॉक्यूमेंट ही नहीं पढ़ा जो पंडित नेहरू पेश कर रहा था कि नॉन अलाइन का मतलब ये है कि हमने किसी का गुलाम नहीं बनना भाई, आज़ाद हुए हैं हम 14 अगस्त 15 अगस्त को, तो आज़ाद रहना चाहिए बजाय इसके कि हम किसी की कासालैसी करें। लेकिन इन्होंने वो डॉक्यूमेंट इसलिए नहीं पढ़ा कि इन्होंने एक क्राइटेरिया रखा हुआ है कि जो बात इंडिया कर रहा है उसके ऑपोजिट करो। ख्वाह इंडिया कह रहा है कि आप हमसे 10 करोड़ डॉलर ले लें तो इसके ऑपोजिट करो, यानी हर बात 9 से शुरू करो। जिसके नतीजे में नौबत आके यहाँ तक आई कि इन्होंने सिर्फ एक दूसरे से सींग अड़ाने के अलावा कोई इनके दरमियान पेज वेज का जो चक्कर है वो कभी नहीं रहा, स्वाय इसके कि जहाँ पे जाहिर है मुल्कों के मफादात जुड़ते हैं। अब ये एक पेज पे जो आए, इसके पीछे 2 फैक्टर है। एक फैक्टर है चीन का और डेफिनेटली रूस का। जाहिर है ये 2 बड़ी पावरें हैं, उनका बड़ा ताल्लुक वास्ता है, असला है, मंडियां हैं। तो उन्होंने घुमा फिरा के 30-35 मुल्कों को इकट्ठा किया। तो उसमें इंडिया के अपना जो है वो मफाद, जो ने पहले भी अर्ज किया कि रूस के साथ उनकी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, बहुत सारा उन्होंने आर्म्स लिए हुए हैं और उनकी उम्मीदें हैं S-400 जो मिसाइल सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम, वो ले रहे हैं, जिसकी वजह से उनको अमेरिका के साथ भी एक अनईजी किस्म की रिलेशनशिप में चलेगी। तो उनकी अपनी रीजन है, पाकिस्तान की अपनी रीजन है कि पाकिस्तान इज ट्राइंग टू पुट इट, अपना जो पैर जमाने की कोशिश कर रहा है इस नए एनवायरनमेंट में, जिसकी ना पाकिस्तान के वजारत खारजा को तजर्बा है और ना हमारे प्राइम मिनिस्टर को। यही वजह है कि आपके ये जो एम्बेसडर साहब हैं, इन्होंने जो बयान दिया कल, ये बहुत ही इमैच्योर है।
कि उन्होंने यूक्रेन के मसले के साथ कश्मीर का जिक्र कर दिया, जिसका मतलब होता है हर जगह पे अपना लुच तलना। ये लुच तलने के और भी मौके हो सकते हैं, इट्स नॉट ओनली मंडे। ये लुच आप ट्यूसडे को भी तल सकते हैं एक अलग कंटेक्स्ट में, जिसका मतलब ये है कि ना आप यूक्रेन के मसले से सिंसियर हैं, ना कश्मीर के मसले से सिंसियर। आप अपना कांटा निकालते हैं, जहां कहीं भी आपको मौका मिलता है जहर फैलाते हैं, मैं ये कहूंगा दूसरे अल्फाज में। और कश्मीरी बेचारे जो हैं वो रगड़े खा रहे हैं, क्योंकि दिस इज टोटली इनसिंसियर कि जब आप इस तरह के मसाइल के साथ कश्मीर के मसले को जोड़ते रहें, कभी आप उसको पैलेस्टाइन के मसले से जोड़ देते हैं जो दुनिया का मुश्किल तरीन मसला है, ताकि ना वो हल हो ना ये हल हो। कभी आप उसको अफगानिस्तान से प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर पाते तो फिर हम ये करते हैं। एग्जैक्टली, यानी एक नामुमकिन कि यानी ना नौमन घी और ना राधा नाचे। अब ये चक्कर है पाकिस्तान के हवाले से, जो फंडामेंटलिज्म वहां पे खुश हो रहा है और फंडामेंटलिस्ट खुश हो रहे हैं इस हवाले से, गैर जनबदारी वगैरह वगैरह, वो पुतिन को हीरो बना के पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तो आपने देखा होगा कुरान और हदीस की रोशनी में उसे कोई मुसलमानों का निजात देंदा करार दे रहे हैं, जी, चूंकि उसने इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक बात कर दी थी विच वाज पॉलिटिकली इनकरेक्ट, फैक्चुअली इनकरेक्ट, एथिकली अननेसेसरी, अनवांटेड, लेकिन वो उसको हीरो बना के पेश कर रहे हैं चूंकि वो मगरब के दुश्मन है। तो मगरब दुश्मनी में आप इस हद तक आगे नहीं जा सकते। आपको मगरब से पहली बात है दुश्मनी